बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है सीख लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपकी ज़मीन का, आपकी प्रॉपर्टी का जो रिकॉर्ड है वो पटवारी के पास उसका गलत अंदराज है या फिर अराजी रिकॉर्ड सेंटर के पास उसका अंदराज गलत है, तो कौन सा तरीका इन्वॉल्व है कि जिसके ज़रिए आप अपने इस रिकॉर्ड की करेक्शन करवा सकते हैं। बेशक आपका नाम गलत है, वल्दियत गलत है या फिर रकबा गलत है, शेयर्स गलत हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप फ़र्द बदर के ज़रिए इसको करेक्ट करवा सकते हैं। फ़र्द बदर को कौन सा कानून डील करता है, उसमें क्या लिखा हुआ है, और फिर कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जब जो मिस्टेक्स हैं वो फ़र्द बदर के ज़रिए नहीं दूर की जा सकती बल्कि आपको सिविल कोर्ट में रुजू करना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें कोशिश करूँगा इस वीडियो में डिस्कस करूँ। एक जजमेंट का रेफरेंस आपसे शेयर करूँगा, इसमें कुछ इस बारे में हवाला दिया गया था। अब ये क्या इसमें हवाला दिया गया था आपसे ये भी शेयर करूँगा। इसके बाद एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन से जो है केस में फ़र्द बदर के ज़रिए रिकॉर्ड की करेक्शन की जा सकती है। वीडियो की डेप्थ में जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर की कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके साथ साथ किसी भी व्यूवर ने कोई भी सर्विसेज लेनी है, वीज़ा रिलेटेड मैटर है, ट्रांसलेशन सर्विसेज है या लीगल ड्राफ्टिंग है, तो गिवन नंबर 030358299007 पर सिर्फ व्हाट्सएप कर सकता है। तो मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि फ़र्द बदर क्या होता है, यानी कि फ़र्द बदर का जो जिक्र है वो किस कानून में है। वैसे तो और भी इसमें पंजाब लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है उसमें भी जिक्र है, लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968 है इसमें इसके बारे में बताया गया है कि फ़र्द बदर, तो यहाँ पे विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ करेक्शन ऑफ क्लरिकल मिस्टेक्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अ स्टेटमेंट ऑफ द फॉर द करेक्शन ऑफ क्लरिकल मिस्टेक्स विच has been made in the copying the entries of register हकदाराने ज़मीन into another or in incorporating a mutation in a register हकदाराने ज़मीन and the correction of which does not involve the alteration of any mutation order shall be recorded in the form set फोर्थ बिलो टू बी नोन एज फ़र्द बदर। अब ये बताया गया है कि कोई क्लैरिकल मिस्टेक अगर हो जाती है जो कॉपिंग के दौरान हो, जैसे आपको अगर पता है कि जो 4-4 साल बाद जमाबंदी मुरतब की जाती हैं, इसमें अगर एक जमाबंदी से दूसरी जमाबंदी जब प्रिपेयर की जाती है तो उसमें जो रिकॉर्ड जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, जो नाम की मुंतकली वगैरह की जाती है, इंतकालात को की अपडेशन की जाती है, उसमें अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, क्लैरिकल मिस्टेक अगर हो जाती है तो उसको इस फ़र्द बदर के ज़रिए किया जा सकता है। अब फ़र्द बदर में क्या चीज़ें मेंशन होती हैं, ये एक प्रोफार्मा सा है फ़र्द बदर का। उर्दू में मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है अपना फॉर्मेट, तो मैं आपको इंग्लिश में ही यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया, नंबर शुमार उर्दू में खेवट नंबर आ जाएगा, यानी कि जो लास्ट साबका जो रजिस्टर हकदाराने ज़मीन है उसका खेवट और नया जो रजिस्टर हकदाराने ज़मीन है उसका खेवट नंबर यहाँ पर मेंशन होता है। पटवारी की रिपोर्ट, ये तीन चीज़ें जो मेंशन यहाँ पे होती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पटवारी रिपोर्ट लिखता है। अब पटवारी क्या रिपोर्ट लिखता है, पटवारी जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी क्लैरिकल मिस्टेक्स हुई हैं वो लिखता है कि इसका रिकॉर्ड में ये नाम ऐसे था, जो कि मिस्टेक्स होके मुझसे होगी या जो भी मिस्टेक थी वो ऐसे लिखा गया, वो शेयर गलत था, वो इनका नाम गलत लिखा गया था, इनकी वल्दियत गलत लिखी गई, तो इसको दुरुस्ती इसकी दरकार है। जब ये पटवारी लिख देगा अपनी रिपोर्ट में तो जो फील्ड कानून को होगा वो इसकी पड़ताल करेगा कि जो पटवारी ने ये लिखा है ये ठीक लिखा है, क्या इसको दुरुस्त करना वाकई ज़रूरी है, ठीक है नहीं है। तो अगर वो ये समझेगा कि पटवारी की रिपोर्ट दुरुस्त है तो वो ठीक है जी कि वो रिकमेंड कर देगा कि ठीक है जी ये जो पटवारी ने रिपोर्ट लिखा है ये ठीक लिखी है और इसमें ठीक है जी इसकी अगर दुरुस्तगी कर दी जाए तो मुनासिब है। और जो आर्डर होगा रेवेन्यू ऑफिसर का, जो फाइनल आर्डर होगा, ये इन दोनों को देखते हुए इस रिपोर्ट को, जो भी इनके रिपोर्ट्स हैं पटवारी की या फील्ड कानून को की, उस पर वो अपने रिमार्क्स दे देगा, ऑर्डर कर देगा ठीक है जी दुरुस्तगी की इजाज़त है या दुरुस्तगी मंजूर की जाती है, कुछ ऐसे उनके वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये हो गया फ़र्द बदर। अब आगे चल के देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे। अगर किसी का जो खाता नंबर है वो 250 लिखा हुआ है,
جو رانگ ہے, جو غلط ہے. اصل میں اس کا جو کھاتہ نمبر تھا وہ 350 تھا. اب یہ مسٹیکس کسی بھی جگہ واقع ہو سکتی ہے. آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ مسٹیکس واقع ہو سکتی ہیں, کس طرح ہو سکتی ہیں. اور دوسرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر نام میں غلطی ہے, ایک شخص کا نام جالب حسین جو ہے وہ رانگ لکھا گیا ہے, اصل میں اس کا نام تھا جالب حسن, تو یہ کلیریکل مسٹیک جو ہے عموماً ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک ججمنٹ کا ریفرنس شیئر کروں, 2001 YLR 2387. اس میں بتایا گیا ہے It is now settled law that no disputed entry. اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ disputed entry یعنی جس پر اعتراض ہو, ایک شخص کہے کہ ٹھیک ہے جی میری انٹری درست ہے یا آپ کی غلط ہے, دوسرا کہ میری ٹھیک ہے, تو یہ ایک ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ it is well settled law yet settled law that no disputed entry in a جمع بندی should be altered. یعنی کوئی بھی ڈسپیوٹڈ انٹری جو ہے اس کو آلٹر نہیں کیا جانا چاہیے, تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے, ویدر آن گراؤنڈ آف مسٹیک, چاہے وہ غلطی ہے چاہے وہ فراڈ ہے. فراڈ کی وجہ سے ہوئی ہے, مسٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے, ایکسیپٹ. آگے اس کو لکھا ہوا ہے ایکسیپٹ, اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں, یعنی ماں سوائے آن دی بیسس آف این اوبویس کلیریکل ایرر. یعنی کہ اگر کلیریکل ایرر ہے پیٹنٹ فیکٹ کا تو پھر تو اس کی کریکشن کی جا سکتی ہے. اب یہ ریونیو آفیسر کا جو ہے وہ ساری ڈیٹیل ہوتی ہے, میں سارا اس کو کوٹ نہیں کیا, کچھ الفاظ جو ہیں کچھ ورڈز کوٹ کیے ہیں. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کچھ اس طرح کی مسٹیک ہے جو کلیریکل نہیں ہے, اگر کلیریکل ہے تو یہ ریونیو آفیسرز وغیرہ آفیشلز وغیرہ کر سکتے ہیں, لیکن اگر کلیریکل ایرر نہیں ہے, کوئی ڈسپیوٹڈ انٹری ہے اور مسٹیک کوئی ہے یا فراڈ ہوا ہے تو اس کو سول کورٹ کر سکتی ہے اس میں. تو یہاں پہ اگر اس طرح کا کچھ کیس ہے تو آپ کو سول کورٹ میں جانا پڑے گا. اگر کلیریکل مسٹیک ہے تو آپ ریونیو آفیسر کو اپروچ کر سکتے ہیں, DCR کو, تحصیلدار وغیرہ کو درخواست دے سکتے ہیں. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی a fact that needs an elaborate inquiry to establish is not a patent fact. اب یہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ کلیریکل مسٹیک آف اے پیٹنٹ فیکٹ, یعنی کہ جو اگر جس بھی فیکٹ کو جو ہے اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک الیبوریٹ انکوائری درکار ہو, یعنی کہ کافی انکوائری درکار ہو کہ کس کا مسٹیک تھی, کس کی مسٹیک تھی, یہ رقبہ ٹرانسفر ہوا, زیادہ ہوا, کس نے کیا, کیا فراڈ کمٹ کیا گیا, اگر تو اس میں انکوائری درکار ہوگی زیادہ تو یہ ایک پیٹنٹ فیکٹ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ریونیو آفیسر یا ریونیو جو عملہ ہے وہ اس کو کریکٹ نہیں کر سکتا بلکہ سول کورٹ کر سکتی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر تو کلیریکل مسٹیک کا یہاں پہ آپشن نہیں ہے, کچھ اس طرح کا جو ہے سچویشن نہیں ہے, تو آپ کو سول جو ہے سوٹ فائل کرنا پڑے گا. اب ایک اور بات بتاتا چلوں کہ سول کورٹس الگ ہیں, ریونیو کورٹس الگ ہیں, تحصیلدار وغیرہ, اسسٹنٹ کلیکٹر, کمشنر, ایڈیشنل کمیشنر وغیرہ یہ ریونیو کورٹس ہیں, جبکہ سول کورٹس الگ ہوتی ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کن کیسز میں فرد بدر کے ذریعے ریکارڈ کی کریکشن کی جا سکتی ہیں اور کیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی پراپرٹی پرچیز کی رجسٹری کی بنیاد پر, پہلے آپ نے رجسٹری کروائی پھر انتقال کروایا, تو اب یہاں سے آپ کو رجسٹری کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جائے گا. ویسے تو رجسٹری ایک ٹائٹل ڈاکومنٹ ہوتا ہے, کافی اس کی امپورٹنس ہوتی ہے. تو آپ نے اگر رجسٹری کے ذریعے کوئی پراپرٹی پرچیز کی تو اس کے بعد اس رجسٹری کی بنیاد پر اگر انتقال اپ ڈیٹ ہوتا ہے, جو ہے انتقال تصدیق وغیرہ ہو جاتا ہے, لیکن اس میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے, رجسٹری میں آپ کا نام, بلدیت, ایڈریس, ہر چیز بالکل اوکے ہے, لیکن جب وہ پٹواری اس کی بیس پر انتقال کرتا ہے, درج کرتا ہے, تحصیلدار وغیرہ منظور کرتے ہیں, تو اس میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے, کوئی کھاتے نمبر کا مسٹیک آ جاتی ہے, کوئی یا نام کی تبدیلی کوئی مسٹیک آ جاتی ہے, تو اب یہ کلیریکل مسٹیک ہے, یہ اوبویس کلیریکل مسٹیک ہے. یہ جو ہے اس میں الیبوریٹ انکوائری درکار نہیں ہے, کیونکہ یہ جو انتقال درج ہوتا ہے یہ رجسٹری کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو اس میں کسی قسم کی کوئی گواہیاں وغیرہ ضرورت نہیں ہے, کیوں کہ رجسٹری آپ کے پاس ایک ثبوت ہے جس کی بنیاد پر آپ نے انتقال درج کیا, اس میں ہر چیز اوکے تھی. تو اس وجہ سے انتقال میں بھی ہر چیز اوکے ہونی چاہیے, نام اور ایڈریس اور ان کا جو آئی ڈی کارڈ نمبر یا جو بھی یا رقبہ وغیرہ, شیئر وغیرہ, تمام چیزیں اوکے ہونے چاہیے. اب دوسری ہمارے پاس ایگزامپلز یہ ہے کہ اگر رجسٹری نہیں ہے بلکہ آپ کا پرانا ریکارڈ چل رہا ہے, ریونیو ریکارڈ میں آپ کا نام بھی ٹھیک ہے, ولدیت بھی ٹھیک ہے, رقبہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جیسا کہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں, جب یہ 4 سال بعد جمع بندی پریپیئر ہوتی ہے
तो जब रिकॉर्ड को जो डेटा है जो ट्रांसफ़र किया जाता है एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में, तो इस दौरान जो मिस्टेक्स होती हैं कॉपिंग करने के दौरान, उस टाइम भी अगर कोई मिस्टेक होती है तो भी ये पटवारी की गलती है, लैंड रिकॉर्ड वालों की गलती है जो भी डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इस वजह से हमारी गलती नहीं है, हमारा रिकॉर्ड प्रीवियस जो था वो बिल्कुल ठीक था, हमारा रकबा वगैरह। तो इस वजह से अगर इस तरह की कोई मिस्टेक है तो ये एक ऑब्वियस क्लैरिकल मिस्टेक है। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं वो करेक्शन उनकी की जा सकती है फर्द बदर के ज़रिए। तो यहाँ पे अब दूसरे हम एग्जांपल देखेंगे कि कौन से केस ऐसे हो सकते हैं। वैसे तो और भी दीगर हालात हो सकते हैं, लेकिन कुछ आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जिसमें फर्द बदर के ज़रिए करेक्शन नहीं की जा सकती। नंबर फर्स्ट पे आपकी ज़मीन थी और अब आपको पता चलता है कि ये ट्रांसफ़र कर दी गई है किसी और शख्स के नाम पे और अब उसका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बेशक नाम थोड़े से मिलते जुलते भी हों, जो भी हों, लेकिन आप ये समझते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र हुई है ये फ्रॉड के ज़रिए है। थोड़ा सा मैं आपको इसकी एग्जांपल्स के समझाने की कोशिश करूँगा। आपने किसी को अटॉर्नी अपॉइंट किया अपना, आपने उसको मुख्तार नामा आम दे दिया, ख़ास दे दिया 2001 में। 2001 में आपने उसको अपना अटॉर्नी मुकर्रर किया और उसके बाद 2002 में आपने उस जो अटॉर्नी है उसको कैंसिल करवा दिया 2002 में। उसके बाद जब कैंसिल होगी और उसके यानी 1 साल गुजरने के बाद जो अटॉर्नी होल्डर था उसकी डेथ होगी, 2003 में उसकी डेथ होगी। मैं आपको सिंपल समझाने के लिए 2001, 2002, 2003 लिखा हुआ है। और उसकी डेथ होने के 1 साल बाद अगर म्यूटेशन अटेस्ट होता है रिकॉर्ड में, पता चलता है कि ये जो अंदाज हुआ है म्यूटेशन का 2004 में आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी गई है किसी और शख्स को, अब आपको पता चलता है। तो अब चूंकि इसमें एक इलेबोरेट इंक्वायरी दरकार है कि इसमें कौन शख्स इन्वॉल्व है, रेवेन्यू अफसर अमला जो है इन्वॉल्व हैं, अटॉर्नी होल्डर इन्वॉल्व था, या जो भी एग्जांपल मैं आपको सिंपल समझाने के लिए, क्योंकि इस केस में अगर आप जाते हैं, आप कहते हैं कि जी अटॉर्नी होल्डर की जो डेथ है वो तो हो गई थी 2003 में, 2003 में डेथ होगी, मेरे पास ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है। अब आप जाते हैं फ़र्द बदर के लिए, तो फ़र्द बदर एक जो है वो एक मौजू जो है वो फॉरम नहीं है, यानी कि रेवेन्यू जो हिरारकी है वो एक मौजू फॉरम नहीं है, बल्कि आपको इस केस में सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। क्यों कि बेशक आपके पास इसका डेथ सर्टिफिकेट भी है, लेकिन क्यों, इस वजह से कि इसमें एक इलेबोरेट इंक्वायरी दरकार है कि कौन शख्स इन्वॉल्व था, अटॉर्नी जो होल्डर था वो क्या पेश हुआ था, उसने जो है ट्रांसफ़र कराई थी प्रॉपर्टी, नहीं करवाई थी, क्या वो उस वक्त अबताल हो चुका था, जो पावर ऑफ अटॉर्नी है आपने करवा चुके थे या नहीं करवा चुके थे। तो काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हैं, जो कंट्रोवर्सीज हैं इनको ये हल तलब होती हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस होती है, जो सिविल कोर्ट एक जो समरी ट्रायल नहीं होता बल्कि एक लेंथी प्रोसेस होता है, इसको बाकायदा गहराई में जाके इसको देखा जाता है कि किसका कितना कसूर था और कौन और असल में फैक्ट्स क्या हैं। तो इस तरह का अगर सिचुएशन है तो ये एक फ्रॉड इसमें का आंसर भी आ सकता है और क्लरिकल मिस्टेक इसमें नहीं होती। तो इस तरह का अगर केस है तो आप रेवेन्यू को नहीं अप्रोच करना पड़ेगा, बल्कि आपको अप्रोच करना पड़ेगा जो सिविल कोर्ट है इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड इफ़ यू आर गो टू फर्दर, अब ये ऑलरेडी मैं आपको बात बता चुका हूँ। एक और बात आपको बताता चलूँ कि अगर तो लॉन्ग स्टैंडिंग एंट्रीज हैं, यानी कि जो है म्यूटेशन है काफ़ी अरसे से वो चलता आ रहा है, 10 साल 20 साल हो गए हैं, अब आप जाते हैं रेवेन्यू कोर्ट्स में, तो ये भी एक क्वेश्चन पैदा होता है कि इतने अरसे बाद आप जा रहे हैं तो ये एक समरी ट्रायल हो सकता है वहाँ पे। तो आपने इस सूरत में भी आपने जाना है सिविल कोर्ट में, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग एंट्रीज हैं तो इनको अगर सेट असाइड करवाना है, इसको नल एंड वाइड करार दिलवाना है, तो सिविल कोर्ट में ही आपको अप्रोच करना पड़ेगा।